रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। और आज की सबसे पहली खबर है, आज आपको एक एक तस्वीर दिखा दूंगा। जो आपने तस्वीर देखी होंगी उसके पीछे के कारण क्या है, एक एक चीज आपके सामने रखूंगा। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले दर्शकों, और इससे पहले ही राज्य की सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। वक्फ कानून को लेकर जो हालात बंगाल में बने हुए हैं, जिस विद्रोह की आग में पूरा राज्य जल रहा है, उतने ही हालात किसी देश में, राज्य में खराब नहीं है। कई सारे राज्य हैं जहां प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन बंगाल जैसा प्रदर्शन कहीं नहीं हो रहा है। कई हिस्से हैं जहां पर सांप्रदायिक टेंशन देखने को मिल रही है, और ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम तनाव को पैदा कर रही है। और इसके पीछे की वजह है ममता सरकार। क्या ममता सरकार की शय पर यह सब कुछ हो रहा है? ये मुसलमानों की भीड़ क्या ममता बनर्जी की शय पर सड़कों पर आ रही है? बड़ा सवाल है। कोलकाता, मुर्शिदाबाद, नादिया, बीरभूम, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल का जिला कोई सा भी हो, लेकिन तस्वीरें एक जैसी हैं। सड़कों पर साजिश की बू आ रही है। जगह जगह मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा होकर विद्रोह के सुरों को बुलंद करने के एजेंडे पर उतारू है। लेकिन पश्चिम बंगाल से ही बार बार ऐसी तस्वीर क्यों सामने आ रही है? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वक्फ कानून का विरोध देश में दूसरी जगहों पर भी हो रहा है। लेकिन जिस तरह भीड़ बंगाल की सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रही है, बवाल काट रही है, हिंसा को अंजाम दे रही है, ऐसी तस्वीर कहीं और से सामने नहीं आई। इसलिए सवाल ममता सरकार की कानून व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं। सवाल उठने लगे हैं कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर उतरे लोगों को शह देने वाली क्या ममता सरकार है? क्योंकि वक्फ कानून बने एक हफ्ता हो गया है, लेकिन सड़क पर उतरे भीड़तंत्र का षड्यंत्र एक्सपोज होने लगा है। क्योंकि वक्फ के नाम पर प्रदर्शनकारी हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक टेंशन को बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। कोलकाता का ये वीडियो उसी षड्यंत्र का खुलासा करता है। इसमें भीड़ में शामिल एक शख्स बस पर लगे भगवा झंडे को उतारता दिख रहा है। प्रदर्शन वक्फ के नाम पर हो रहा है, लेकिन टारगेट पर भगवा झंडा है। देखिए, आस्था का प्रतीक में हाथ दिया। वो बीजेपी का फ्लैग नहीं था, वो जय श्री राम वाला फ्लैग था, वो हिंदू का फ्लैग था। पूरा विश्व के हिंदू के आस्था के ऊपर आघात कर दिया। कहाँ आघात किया? कलकत्ता। ये बहुत शर्म की बात है। एजिटेशन होगा। काल हनुमान जयंती है, मैं कलकत्ता में रहूंगा। काल बहुत जोर से विरोध होगा। ये शख्स भगवा झंडा उतारने की मशक्कत करता है। वहां जुटी कट्टरपंथियों की भीड़ नारेबाजी करती रहती है, और दीदी की पुलिस माहौल को शांत कराने की बजाय शांत खड़ी रहती है। इस पुलिस वाले को देखिए, झंडा उतारते कट्टरपंथी को रोकने की जगह फोन पर बड़े आराम से तसल्ली से बात कर रहा है। इतना ही नहीं, वहां कट्टरपंथी मजहबी नारे भी लगाते हैं, तो दूसरी तरफ साहस, बलिदान और वीरता के प्रतीक भगवा झंडे को कट्टरपंथियों की भीड़ बस से जबरन उतार रही है। ये सब कुछ होता है, और फिर बस पर खड़े होकर कट्टरपंथी फिलिस्तीन का झंडा लहराने लगते हैं। बार बार राज्य में वक्फ कानून के विरोध में फिलिस्तीनी झंडों का दिखना भी सवाल खड़े करता है। पश्चिम बांग्लादेश बन रहा है बंगाल। यहाँ हमास का झंडा, फिलिस्तीन की झंडा दिखाई देगी, पाकिस्तान की झंडा दिखाई देगी, सीरिया की झंडा, आईएस का झंडा दिखाई देगा। लेकिन रामनवमी का झंडा गाड़ी से उतार दिया जाएगा। कोलकाता क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, ढाका हो गया क्या? सीरिया, अफगानिस्तान हो गया क्या? ममता बनर्जी यही करना चाहती है। ममता बनर्जी तुष्टीकरण के लिए संविधान को अगर तोड़ती हैं, संविधान को नहीं मानती हैं, ये अराजकता कहलाएगा। अराजक मुख्यमंत्री कहलाएगा। ममता बनर्जी, जिनका स्वभाव और काम करने का तरीका ऐसा लगता है कि वो कोई चाइना से चलती हैं, या बांग्लादेश से वो प्रेरित हैं, या पाकिस्तान से उनका कोई संबंध है। भगवा के अपमान पर न सिर्फ सियासी पारा गर्म है, बल्कि हिंदू धर्मगुरु भी इसे लेकर आक्रोश से भर गए हैं। आखिर क्या हो रहा है वहाँ बंगाल में?
भगवा झंडा उतारा जा रहा है, पुलिस कर्मियों पे पथराव किया जा रहा है। आखिर इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण कब तक चलेगा? विरोध वक्फ कानून का हो रहा है, लेकिन कट्टरपंथी मजहबी नारे लगाकर भीड़ जुटाने की साजिश रच रहे हैं। नादिया जिले में भी भीड़ तंत्र का षड्यंत्र सामने आ गया है। ममता बनर्जी की निगरानी में इस तरह की हरकतें बिना रोक टोक हो रही हैं और पुलिस चुपचाप खड़ी हुई है। अब इस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। इधर वक्फ कानून बनने के बाद मजहबी ठेकेदारों की दुकान पर ताला लग गया है और अपनी दुकान पर ताला लगने के बाद अब वो सड़क पर उतर गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा इसके लिए प्लान तैयार किया है दर्शकों, और उसी के तहत वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस प्लान में आज उन्होंने बच्चों को आगे कर दिया है, जो सवाल खड़े करता है क्या इन मौलानाओं की चाबी किसी और के हाथ में है? ये मजहबी ठेकेदार सड़कों पर उतर आए हैं। परेशानी इन्हें वक्फ कानून से, इन्हें वक्फ बोर्ड की नाजायज शक्तियों पर लगाम कसती दिख रही है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ऐलान किया था उसी के तहत वो चल रहा है। देश भर में बड़े आंदोलन किए जा रहे हैं, सड़कों पर उतरा जा रहा है। आज मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद के नेतृत्व में भारी संख्या में मुसलमान सड़कों पर आ गए। पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर जो ढांचा उसको खतरा आ जाएगा। जो सेकुलर कुव्वतें हैं उनको इनके खिलाफ उठना पड़ेगा, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं और गैर मुसलमान, खासतौर दलित हमारे। देखिए अभी मुसलमान टारगेट हैं, दूसरा टारगेट दलित है। सुन ले दलित। हाथों में वक्फ कानून को वापस लेने की तख्तियां और बड़ा बैनर लिए ये लोग जुमे की नमाज के बाद सड़क पर उतर आए। सड़क पर उतरकर प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन लखनऊ से सामने आई विरोध की इन तस्वीरों को देखिए। सबसे हैरान करने वाली तस्वीर ये छोटे छोटे बच्चों की है। इन्हें दीन दुनिया की समझ नहीं है, लेकिन इनके घर के बड़ों ने इन्हें सड़क पर उतार दिया। इनके हाथों से कलम छीनकर इन्हें भ्रमजाल के पोस्टर थमा दिए। लखनऊ की तरह पंजाब के मोहाली में भी वक्फ कानून के विरोध में कुछ मुसलमान अपने बच्चों को सड़क पर ले आए। जिन बच्चों की उम्र पढ़ने लिखने की है उन्हें भीड़ का हिस्सा बनाकर नारे लगवाए जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड एक्ट ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ ਸਾਰੇ ਸਭ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨों को तंग करते। जो चीज आप जिस समाज के लिए कर रहे हैं वो समाज इस चीज को नहीं चाहती है, तो फिर आप जोर जबरदस्ती इसको अपने संख्या के आधार पर क्यों लादना चाहते हैं मुस्लिम समाज के ऊपर? वक्फ कानून बन चुका है, लेकिन इसके खिलाफ और इसे रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक अब आंदोलन किए जा रहे हैं और उसमें बच्चों को ये मौलाना ढाल बना रहे हैं। और दर्शकों, मुंबई में ओवैसी की पार्टी AIMIM के कार्यकर्ता जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर आ गए। वक्फ कानून के विरोध में सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। और भाईजान ने पिछले हफ्ते भी जुमे की नमाज के बाद पूरे देश में, आपको पता है ना, शाहीन बाग पार्ट 2 बनाने की तैयारी की थी, साजिश की, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। फिर से जुमा आ गया और फिर से उन लोगों की यही कोशिश थी। लेकिन इधर देवेंद्र फडणवीस की पुलिस तैयार खड़ी हुई थी और प्रदर्शन में शामिल AIMIM के नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा बनने वाले असदुद्दीन ओवैसी गरीब मुसलमानों के हित में किए गए बदलावों को स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसलिए अदालत से लेकर सड़क तक वो और उनकी पार्टी AIMIM के नेता कार्यकर्ता लगातार दौड़ लगा रहे हैं। आज ऐसा ही नजारा मुंबई की सड़कों पर देखने को मिला, जब जुमे की नमाज के बाद भायखला मस्जिद के बाहर हालात बेकाबू होते दिखाई दिए। देवा भाऊ की पुलिस वहां पहले से ही मौजूद थी, तो मुंबई पुलिस ने AIMIM के नेता वारिस पठान को हिरासत में ले लिया। हुआ कुछ यूं था कि वारिस पठान भायखला मस्जिद पर नमाज अता करने पहुंचे, लेकिन वहां खड़े एक शख्स ने उनके हाथ पर काली पट्टी बांध दी। इस बीच मस्जिद के बाहर भीड़ जुटने लगी
लेकिन एहतियात के तौर पर पहले से ही मुंबई पुलिस मौजूद थी। फिर जब वारिस पठान नमाज पढ़कर वापस आए तो प्रदर्शन होने लगा। इससे पहले कि प्रदर्शन और उग्र होता, देवा भाऊ की पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। वक्फ का काला कानून मोदी सरकार लाई है, उसके खिलाफ आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा देश भर में। काला कानून है, ये मुसलमानों के राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है, यह संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर से ये कानून वापस लिया जाए। जब वारिस पठान को हिरासत में लिया गया तब उनकी बाह पर काली पट्टी बंधी हुई थी। पुलिस की गाड़ी पर चढ़ते वक्त भी वो वक्फ कानून वापस लेने की मांग वाले प्ले कार्ड को पकड़ते नजर आए। अगर पुलिस उन्हें डिटेन नहीं करती तो ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि वक्फ के नाम पर मुंबई की सड़कों पर स्थिति बिगड़ सकती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ कानून के विरोध में एक तरफ जहां मजहबी ठेकेदार हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं, सड़कों पर भीड़ जुटा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सियासत में इसे लेकर रोजाना नए नए हमले हो रहे हैं और सियासत में भी इसे लेकर अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 3 दिन तक इस मुद्दे पर क्या हुआ यह आपने देखा। अब मध्य प्रदेश में गद्दार वाले पोस्टर ने सियासी भूचाल ला दिया है। देश भर के लगभग सभी विपक्षी दलों ने वक्फ बिल के खिलाफ में आवाज बुलंद की, लेकिन संसद ने इसे 2 घंटे की चर्चा के बाद पास कर कानून बना दिया। विरोध के स्वर उठाने में कांग्रेस सबसे आगे रही। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी राज्यसभा में इस बिल का कड़ा विरोध किया, जो उन्हें भारी पड़ गया है। अब इसे लेकर राज्य की सियासत में पोस्टर वॉर शुरू हो गया। दिग्विजय के खिलाफ मध्य प्रदेश में गद्दार वाले पोस्टर लग गए हैं। भोपाल से लेकर रतलाम तक दिग्विजय सिंह के खिलाफ पोस्टर लगाए गए, जिनमें उन्हें वक्फ कानून का विरोध करने पर गद्दार बताया गया। इन पोस्टर्स में दिग्विजय सिंह को देश का, पूर्वजों का और धर्म का गद्दार लिखकर संबोधित किया गया। एक या 2 जगह पर नहीं, राज्य के कई शहरों में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर सामने आने के बाद मामले ने तूट पकड़ लिया और कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया। वक्फ अधिनियम में जो संशोधन हुआ वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। दोस्तों को हवाई अड्डा बेच दिया, रेल बेच दी, अब ये बेचना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इसे स्ट्राइक डाउन करेगा। रतलाम में बत्ती थाने के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता पोस्टर के विरोध में बैठ गए और कार्रवाई की मांग की। इधर कांग्रेस वक्फ कानून के विरोध में स्वर बुलंद कर रही है, तो उधर जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। हम ये लड़ाई ऐवानों में सड़कों पर लेना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी केस आ गया है। हम इस लड़ाई को सड़क पर लेना चाहते हैं ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और सुप्रीम कोर्ट को ये मालूम चले कि भाई ये बिल जो है मुसलमानों को मंजूर नहीं है। सदन में जिस वक्फ कानून पर मोहर लगी है उसे पीडीपी सड़क पर लाना चाहती है। हाथों में तख्तियां लिए पीडीपी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर आ गए और जमकर नारेबाजी की। वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो। मजहबी ठेकेदारों से लेकर विपक्षी पार्टियां वक्फ कानून के बाद लगातार विरोध कर रही हैं और ये मानने को तैयार नहीं कि ये कानून गरीब मुसलमानों के भले के लिए ही बनाया गया है। इधर दर्शकों, ताज नगरी आगरा में जुमे पर माहौल बिगाड़ने की बहुत बड़ी साजिश रची गई। ऐसा इसलिए क्योंकि मस्जिद में प्रतिबंधित मांस फेंक दिया और जब पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। ये आरोपी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये खुद एक मुसलमान है और आप सोचिए कि एक मुसलमान प्रतिबंधित मांस मस्जिद में फेंक देता है, तो क्या आगरा को सुलगाने का इसका प्लान था? हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई, इसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यही कि नजरुद्दीन को आखिर कौन चला रहा है, नजरुद्दीन किसकी शह पर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में जुमे के दिन माहौल खराब करने की साजिश रची गई। साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि नजरुद्दीन नाम का एक शख्स निकला, जिसने मस्जिद में प्रतिबंधित मांस फेंक दिया। आगरा की जामा मस्जिद में प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा फेंका गया। जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। मुस्लिम समाज के लोगों ने जुमे की नमाज से पहले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग भी की थी।
पुलिस ने भी एक्शन मोड में काम करते हुए 100 लोगों की टीम बनाकर कार्रवाई की और कुछ ही घंटे में आरोपी तक पहुंच गई। जांच में सामने आया कि आरोपी का नाम नजरुद्दीन है और उसी ने मस्जिद में मांस का टुकड़ा फेंका था। तो 100 लोग एसओजी सर्विलांस के लगे, सारे सीसीटीवी खंगाले गए, तो ये पता चला कि कल दोपहर में 11:30 से 12 के बीच में ही इन्होंने मांस रखा था। इस क्रम में उसको हमने खांगला शुरू किया, बीटीएस और सीडीआर उठाया, एनालिसिस करी हमने कॉल रिकॉर्ड्स की, तो उसको गिरफ्तार किया गया है, व्यक्ति को पूछताछ चल रही है और जल्दी हम इसका पूरे मामले का पर्दाफाश कर लेंगे। आरोपी तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग जैसे ही नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकले, उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोपी को फांसी की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। पुलिस ने हालात को संभालने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। ये वही जगह है जहां पर नमाज से पहले नजरुद्दीन नाम के एक शख्स ने, संदिग्ध ने अंदर मांस का टुकड़ा रखा। जानबूझकर साजिश के तहत माहौल खराब करने की कोशिश की गई, शांति व्यवस्था खराब करने की कोशिश की गई, जिसके बाद नमाजी बाहर निकले, उन्होंने हल्ला भी मचाया, हंगामा भी किया। एसीपी डीसीपी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने खुद जायजा लिया है मौके का और साफ तौर पर लाउडस्पीकर पे ऐलान किया जा रहा था, अपील की जा रही थी लोगों से कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसके बाद पूरे इलाके में पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने मार्च किया, साथ ही पुलिसकर्मी लाउडस्पीकर से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी करते रहे ताकि किसी तरह का माहौल ना बिगड़े। लेकिन अब सवाल ये कि पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी नजरुद्दीन क्या आगरा का माहौल बिगाड़ना चाहता था? मस्जिद में मांस फेंककर नजरुद्दीन हिंदू मुसलमान दंगे करवाना चाहता था? क्या नजरुद्दीन को ऐसा करने के पीछे किसी ने कहा था कोई मास्टरमाइंड है? किसने भी किया, ये अच्छा नहीं किया, साजिश के तहत किया। वो भी धार्मिक स्थल हो, ये ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। जो पकड़ा गया है ना, वो गालिबन यहीं का रहने वाला है। आपस में टकराने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे थे, उस चक्कर में ये सब हुआ। असामाजिक तत्व ने यहाँ कोई मतलब एक टुकड़ा सा बोरी में पैक करके रख दिया, उसकी वजह से उधम मच गया। सवाल कई सारे हैं जिनका जवाब आना बाकी है। हालांकि बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर साफ कहा कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो योगी सरकार की पुलिस उसी तरह से एक्शन लेगी। कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए और इसी तरह की एक हरकत आगरा में की गई। ये प्रयास किया गया कि कैसे वहां सांप्रदायिक तनाव बनाया जाए और दंगे कराए जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत तत्परता के साथ इस पूरे मामले का खुलासा किया है। एक बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश को अब दंगों की भूमि नहीं बनने दिया जाएगा। इधर आगरा में दर्शकों, कल का दिन बहुत बड़ा रहने वाला है। महान वीर योद्धा राणा सांगा की जयंती है और उससे पहले पुलिस ने पूरे आगरा को छावनी में तब्दील कर दिया है। वजह है लॉ एंड ऑर्डर। सपा के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी की थी, अपमान कर दिया था। उसके बाद उनके घर पर तोड़फोड़ हुई थी और वैसा ही फिर ना हो। करणी सेना ने तो कह दिया है कि कल बड़ा कार्यक्रम है, लाखों की संख्या में आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले फोर्स की तैनाती कर दी है। अब कल 3 लाख लोग भी आएंगे और उत्तर प्रदेश की पुलिस भी ग्राउंड जीरो पर रहेगी। आगरा में इस वक्त क्या स्थिति है, देख लीजिए। ये तस्वीरें रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित आवास की हैं, जहां 26 मार्च को करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी। वजह थी सांसद सुमन का वीर योद्धा राणा सांगा के लिए अपशब्द इस्तेमाल करना। ऐसे में अब शनिवार को राणा सांगा की जयंती है और योगी की पुलिस नहीं चाहती कि फिर आगरा का माहौल बिगड़े और इसलिए पुलिस ने पहले ही तैयारी कर रखी है। पुलिस ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए 1000 डंडे मंगवाए हैं और 1500 हेलमेट भी लाए गए हैं, जो पूरे आगरा में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों को दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, पुलिस ने बाकायदा इसके लिए एक मॉक ड्रिल भी की ताकि 26 मार्च वाली तस्वीर फिर ना सामने आ पाए। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के निवास के बाहर, जहां पर तस्वीर आप देख सकते हैं, अंदर चौपाल लगाया हुआ है, सांसद जी भी मौजूद हैं। यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप ये देख रहे हैं, एक मशीन यहां पर लगाई गई है जगह जगह पर। कोई भी अगर एंट्री करेगा तो पता चल जाएगा सुरक्षा के इंतजामों के लिहाज से। बाहर मेटल डिटेक्टर भी पुलिस की टीम के हाथ में है। पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है और आने जाने से पहले उनका नाम, उनका नंबर, उनकी बेसिक डिटेल, उनका एड्रेस लिखवाया जा रहा है। इसमें हमने त्रिस्तरीय सुरक्षा प्लान बनाया है। इसमें आइसोलेशन कॉर्डन है,
उसके अतिरिक्त इनर कॉर्डन है और आउटर कॉर्डन है। इसके जो सभा स्थल है वहाँ पे बाहर से भी हमने फोर्स मंगाई है। हम लोगों ने अलग से एंटी राइट इक्विपमेंट्स प्रोक्योर किए हैं। तो पूरे सिटी को हम लोग फोर्टिफाई करेंगे और ये पूरी बात इंश्योर करेंगे किसी तरह की कोई भी घटना यहाँ पे ना हो। इधर राणा सांगा की जयंती को लेकर करणी सेना ने आगरा में कई जगह राणा सांगा जयंती पर कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी, लेकिन डीसीपी पश्चिम ने एतमादपुर देहात में कार्यक्रम की अनुमति दे दी है। माना जा रहा है कि करणी सेना के कार्यक्रम में करीब 3 लाख लोग पहुंचेंगे। हम सभी को गद्दार कहा है उस व्यक्ति ने, और कल का जो दिन है उस व्यक्ति को जवाब देने का दिन है। जिस तरह सांसद सुमन ने बयान दिया, उसके बाद उनके घर पर हमला हुआ। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख कर केंद्रीय सुरक्षा की मांग की थी। साथ ही करणी सेना पर एक्शन की भी मांग की गई थी, जिसे लेकर करणी सेना का बयान भी सामने आ गया है। इधर अपने सांसद का समर्थन कर रहे अखिलेश यादव का अलीगढ़ में क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। हालांकि पुलिस ने 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान पुलिस और महासभा के पदाधिकारियों में तीखी नोकझोंक हुई, जिसे लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी की नफरत बताया। भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नकारात्मक है। समाज में कैसे हम खाई खोदें उस दिशा में काम करते हैं। दर्शकों, खबरों में आगे बढ़े इस समय एक बड़ी खबर आपको छतरपुर से बता दें, जहां पर अतिक्रमण की बड़ी कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण हटाने को लेकर मोहन सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नगर पालिका की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। अतिक्रमणकारियों को यहां से हटा दिया गया है। शहर की सुचारू यातायात व्यवस्था को बहाल करने का यह प्रयास किया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुलडोजर चल रहा है। जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था उनका सामान भी जब्त किया गया है और स्थायी अतिक्रमण को बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया गया है। साथ ही चूने से एक लकीर खींची गई है कि आपका अगर क्षेत्र या मकान या दुकान अतिक्रमण आ रही है तो आप सावधान हो जाइए और अगली बार ध्यान रखिएगा कि इसके आगे आपको अतिक्रमण नहीं करना है। और इधर मोस्ट वांटेड आतंकी तहव्वुर राणा भारत आ गया, उसे घसीट कर लाया गया और ये भारत का मोस्ट वांटेड तहव्वुर राणा 18 दिन की एनआईए कस्टडी में है। कल भारत में उसकी पहली रात एनआईए की सेल में थी और करवटें बदलता रहा। एनआईए के सवालों की लिस्ट तैयार है और लगातार उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। वो राज उगलवाने की कोशिश की जा रही है जो पिछले 17 सालों से दफन है। हालांकि आतंकी तहव्वुर खौफ के साए में हर मिनट तिल-तिल कर मर रहा है। 26/11 हमले का गुनाहगार आतंकी तहव्वुर राणा अमेरिकी जेल में सुकून से जी रहा था। शायद उसने सोचा नहीं होगा कि उसे भारत लौटना होगा, लेकिन मोदी सरकार की कूटनीति के आगे आखिरकार भारत उसे घसीट कर ले ही आया। उसकी पहली रात एनआईए ऑफिस की सेल में करवटें बदलते गुजरी। तहव्वुर जो बेखौफ अमेरिका की जेल में बंद था, अब उसका हर मिनट डर के साए में निकल रहा है। आतंकी तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर में ग्राउंड फ्लोर वाली सेल में रखा है, जो पूरी तरह सीसीटीवी से लैस है। तहव्वुर राणा से दिन में 2 बार पूछताछ की जाएगी और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर ही सारी पूछताछ हो रही है। पूछताछ का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तहव्वुर राणा आईएसआई पाकिस्तान आर्मी के बीच के कनेक्शन को लेकर है। और इसी एनआईए मुख्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर बने सेल में तहव्वुर राणा की रात जो है वो कटी है। आपको बता दें कि जिस सेल में तहव्वुर राणा को रखा हुआ है वो 14x14 का एक कमरा है। हालांकि सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि तहव्वुर राणा को जिस 14x14 की सेल में रखा गया है वो डिजिटली लॉक सेल है और उस सेल के अंदर महज 12 लोग ही जा पाएंगे और ये 12 वो लोग हैं जो कि तहव्वुर राणा से लगातार इस पूरे मामले में जो पूछताछ है वो कर रहे हैं। तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण एक बड़ी जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक तरफ मुंबई हमलों के पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा और वो मोदी सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं, तो वहीं वाराणसी में पीएम मोदी के दौरे के दौरान एक पोस्टर भी दिखाई दिया। पोस्टर में लिखा है, सब होंगे बेनकाब, सबका होगा हिसाब। यानी देश के लोग भी यही चाहते हैं कि ऐसे आतंकी के साथ ही उस गुनाह में उसका साथ देने वालों को सजा मिले। इधर वाराणसी के साथ मुंबई में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें साफ साफ लिखा है, मोदी है तो मुमकिन है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार का धन्यवाद देने के लिए
तहव्वुर राणा को फांसी देने की मांग हो रही है। मोदी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। मोदी सरकार में यह चौथा प्रत्यर्पण है और इसलिए पोस्टर के जरिए कहा जा रहा है मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन तहव्वुर राणा की सेल कैसी है ये आपको दिखा रहा हूं। एनआईए हेडक्वार्टर के ग्राउंड फ्लोर पर यह सेल मौजूद है और सेल का साइज लगभग 14 बाय 14 का है। राणा की सेल पूरी तरह सीसीटीवी से लैस है और सेल में मल्टीपल लेयर डिजिटल सिक्योरिटी भी है। सेल के बाहर 24 घंटे गार्ड्स का पहरा रहता है। सेल में आतंकी जमीन पर ही इसका बिस्तर लगा हुआ है और अंदर ही बाथरूम मौजूद है। सेल के अंदर ही इसे खाना मिलेगा, बाकी चीजें मिलेंगी, यानी ये इस वक्त सेल में ही मौजूद है और यहीं इससे सवाल जवाब किए जाएंगे। लेकिन आतंकी तहव्वुर को अमेरिका से भारत घसीट कर लाया जा चुका है, प्रत्यर्पण हो चुका है। लेकिन विपक्ष इस पर भी राजनीति करने से पीछे नहीं हटा। कांग्रेस इस मुद्दे पर श्रेय ले रही है तो अब उद्धव ठाकरे के नेता ने इसका राजनीतिकरण कर दिया है। संजय राउत का कहना है कि बिहार चुनाव से ठीक पहले तहव्वुर राणा को फांसी दे दी जाएगी। 17 साल बाद आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। ऐसे में विपक्ष को चाहिए था कि आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार का साथ दे, सरकार की तारीफ करे, लेकिन विपक्ष में कभी इस पर श्रेय लेने की होड़ होती है तो कभी इसका राजनीतिकरण किया जाता है। संजय राउत ने तो इसे बिहार चुनाव से जोड़ दिया और कह दिया कि तहव्वुर राणा को चुनाव से पहले फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन अब राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देंगे। यूबीटी पार्टी के नेता ये बात कह रहे हैं कि बिहार चुनाव के पहले तहव्वुर राणा को फांसी दी जाएगी। मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता, आप ये मेरा चलाइए कि मैं मूर्खों को जवाब नहीं देता। ये तो उद्धव गुट के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं। कभी आतंकी राणा को वकील मुहैया कराने की बात कहती है तो कभी इसे यूपीए सरकार की कोशिश का नतीजा बताती है। हालांकि बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है। This process began in 2009. It's taken a long time to actually extradite him to India. I compliment the External Affairs Ministry and the intelligence agencies. There are many players who are involved in this. I remember in our time in the UPA, Minister Salman Khurshid and the Foreign Secretary Ranjan Mathai. 14 तक इनके सरकार थे, कुछ नहीं किया। मोदी सरकार डिप्लोमेटिक रिलेशन में बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करके उनको लाया है। अभी क्रेडिट लेने का बात कर रहे हैं। वहीं मौलाना और धर्मगुरु मोदी सरकार की सराहना कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार आतंकियों को चाहे जहां से ला सकती है और तहव्वुर को लाकर सजा दिलाने से पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। जितने भी आतंकवादी है दुनिया में जो हमारे मुल्क को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाने पर तुले हुए, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कानून बनना चाहिए। और जो लोग दूसरे मुल्क में जाके पनाह लेते हैं तो ये सोचते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, तो दुनिया बहुत छोटी है और जहाँ भी हिंदुस्तान की सरकार चाहेगी वहाँ से उनको ला सकते। 17 सालों से जो लोग उसमें मारे गए थे उनके घर वाले भी और पूरा मुल्क भी इस बात का मुंतज़िर था कि जो लोग इस टेरर अटैक के असल जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसको सज़ा दी जाएगी। आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ चल रही है, अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत राज और सच सामने आने बाकी है। अब आपको बताते हैं कितने दौर की पूछताछ होगी। पहले दौर में क्या होगा? पहला दौर में जो सवाल पूछे जाएंगे वो आतंकी तहव्वुर राणा के परिवार के बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाएगा। इतना ही नहीं, दूसरे दौर में 26/11 हमले को लेकर आतंकी से सवाल किए जाएंगे और फिर डायरी बनाई जाएगी। एक रोजाना पूछताछ की एक डायरी होगी जिसमें सब कुछ नोट किया जाएगा। आखिरी दौर में क्या होगा? पूछताछ के बाद बयान रिकॉर्ड में रखा जाएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें ये कह सकता है। मेडिकल टेस्ट हर 48 घंटे में आतंकी का किया जाएगा। इसके लिए एनआईए ने तैयारी की है और आतंकी की सेफ्टी के लिए क्या किया जा रहा है ये भी जान लीजिए। पूछताछ से बचने के लिए आतंकी खुद को नुकसान ना पहुंचाए इसलिए पूरा ख्याल रखा जा रहा है, इसलिए इसे सेल में रखा गया है। लेकिन आप सोचिए दर्शक, एक एक तस्वीर
अभी तक हमने आपको दिखाई, आगे भी बताएंगे तहव्वुर राणा से पूछताछ में क्या सामने आता है। आगे बढ़ेंगे, गुजरात के अहमदाबाद से एक रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर आई है, वो आपको दिखा रहा हूं। हाउसिंग सोसाइटी की ऊपरी मंजिल पर आग लग गई। देखिए जरा, आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि पूरी सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल। आग की लपटों से बचने के लिए लोग खिड़की से लटक कर अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे। देखिए जरा, बालकनी से लोग कूदते रहे, खिड़की से लटक गए, नीचे कूदने की कोशिश करने लगे। लोगों को समझ नहीं आया, सफोकेशन इतना ज्यादा था, कोई लोग खिड़की से हाथ हिला के कह रहे थे कि हमारी जान बचाओ। कई लोगों को जगह मिली तो आप देखिए जरा कैसे कूद गए। कुछ इसमें बच्चे भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, और कैसे ये कूद रहे हैं जरा देखिए आप। एक तरफ भयंकर आग लगी हुई है और दूसरी तरफ आप देखिए जान बचाने के लिए लोग कूद रहे हैं। नीचे भी कुछ लोग खड़े हुए हैं जो उनको पकड़ने की कोशिश में वहां पर मौजूद थे। ये देखो, और दर्शकों आज आपको एक और खबर बताता हूं, जबलपुर से आई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के हादसे की खबर मिली, लेकिन जब पूरी जानकारी सामने आई तो हम सब हैरान रह गए। पुल से स्कॉर्पियो के नीचे गिरने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 2 लोगों को चोट आई है। लेकिन आपको बता दें, ये सभी बलि देने जा रहे थे एक बकरे की, और ये जादू टोना के पीछे बकरे को पकड़ कर ले गए। लेकिन इन सब की तो मौत हो गई दर्शकों, और जिस बकरे की ये बलि देने जा रहे थे वो बकरा सुरक्षित बच गया। यानी स्कॉर्पियो से जादू तंत्र साधना के चलते जो लोग बकरे की बलि देने जा रहे थे उनकी जान चली गई और बकरा वहां पर सुरक्षित बच गया। फिलहाल दर्शकों, न्यूज का एक्सट्रे में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद, असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद, असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है।